गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दैनिक जागरण। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि करंट अफेयर्स की क्लास आपकी डेली होगी। अभी हाल ही समय में 2 और 3 डेज में मैं आप तक क्लासेस नहीं पहुंचा पा रहा था। उसका कुछ पर्सनल रीज़न होने के कारण मैं आप तक क्लास नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन अब सारी क्लासेस आप तक पहुंचेंगी। ठीक है। मैं उस शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी इस चैनल पर जुड़ रहे हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। और जो लोग भी इस चैनल पर जुड़ चुके हैं मैं उनसे ज़रूर यह कहूँगा कि आप लोग भी शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर आयुष IAS एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक तरह से पोइट है और इन्होंने एक संदेश दिया है कि आप मास्क पहनिए, खुद को सुरक्षित रखिए। ठीक है, अपना मास्क पहनिए और ख़ुद को सुरक्षित रखिए। कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए हमें मास्क पहनना ज़रूरी है। या हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश के लिए भी यह अच्छा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें एक संदेश है जो आप सभी लोगों के लिए, इसलिए मैंने इस आर्टिकल या इस पोयम को मैंने उठाया था। इसमें कहा गया है कि मेक योर ओन मास्क, यानी कि खुद का मास्क बनाओ और वियर योर ओन मास्क, खुद का मास्क पहनो। इसमें जो संदेश है, सबसे अच्छा संदेश जो है आप सभी लोगों के लिए, इसमें जो संदेश दिया गया है कि आप मास्क खुद बनाइए और खुद ही अपने मास्क को पहनिए। और नेक्स्ट जो संदेश इसमें दिया गया है कि आप इस मास्क को डेली रेगुलर यानी नियमित तौर से पहने और साथ ही साथ डेली आपको क्लीन भी करना चाहिए। इसमें इस बात की भी संदेश दिया गया है। और नेक्स्ट बात है, इसमें एक संदेश और भी दिया गया है कि आप जब भी बाहर निकलें, चाहे आप एक तरह से आदमी हो यानी कि मैन हो, वुमेन हो, ठीक है, औरत हो या लेडी हो, चाइल्ड हो, कोई भी, और चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति यदि बाहर जब भी निकले, वह घर से बाहर जब भी निकले वह मास्क पहन कर ही निकले। ठीक है, वो मास्क पहन कर ही निकले। इसमें इस बात की संदेश दिया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है MSME रिलीफ, डोंट लीव इट टू लेट। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि जो MSME सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं उनके लिए हमें राहत का पैकेज यानी कि राहत पैकेज लाना होगा, क्योंकि वे लोग सबसे ज़्यादा कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि उन्हें एक तरह से कुछ वेज यानी कि सैलरी पे करना होता है, कुछ रेंट पे करना होता है, इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। तो इन सब समस्याओं, इन सभी चीज़ों को पे करने की वजह से अब उनके पास उनका उद्योग धंधा पूरी तरीके से बंद होने के कारण अब उनके पास पैसे है नहीं। और भारत सरकार बार बार इस निर्देश को भी दे रही है कि कोई भी व्यक्ति जिस सेक्टर में काम कर रहा है तो उसके मालिकों को सैलरी देना चाहिए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इसमें कहा गया, इसमें इस बात की कहा गया है कि हमें भारत सरकार को चाहिए कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे और एक राहत का पैकेज लेकर आए, जिससे कि जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग वाले हैं उनको एक तरह से प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, वे लोग भी अपने काम धंधे पर थोड़ा से दोबारा आ सकें और अर्थव्यवस्था दोबारा रीस्टार्ट हो सके। आइए अब जानते हैं कि MSME है क्या। ठीक है, MSME के बारे में आइए हम जानते हैं कि MSME क्या है। देखो, MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज दोस्तों। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब आइए जानते हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ अभी बताना चाहूँगा, एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपको जिप लोन के बारे में भी आज मैं बताऊंगा। MSME सेक्टर में जिप लोन कैसे मिलता है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अब हम जानेंगे कि MSME किसे कहते हैं। MSME किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा MSME सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से चर्चा करूँगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। देखो, MSME में विनिर्माण उद्योग क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में और सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा उद्योग क्षेत्र में दो प्रकार से दो उद्योग हैं MSME सेक्टर में। एक विनिर्माण क्षेत्र का, दूसरा कैटेगरी, दूसरा श्रेणी कौन सी है, सेवा उद्योग में। अब सूक्ष्म में यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में कौन आते हैं, जो विनिर्माण क्षेत्र में है, जिनकी
एक तरह से 25 लाख रुपए से अधिक इनकम ना हो, वे किस में आते हैं? विनिर्माण में, सूक्ष्म में। ठीक है। दूसरी चीज़ है, संसाधनों में एक तरह से निवेश भी किया गया हो। एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें जो संसाधनों यानी कि संयंत्र में निवेश किया गया है 25 लाख रुपए से अधिक ना हो। और सेवा क्षेत्र में कितना है? सेवा क्षेत्र में यह दिया गया है कि 10 लाख रुपए से अधिक ना हो। तो किस में आएंगे? सेवा क्षेत्र में, सूक्ष्म में। ठीक, सूक्ष्म में पहली चीज़ है। विनिर्माण क्षेत्र में कौन आएंगे? जो जिनका 25 लाख रुपए से अधिक निवेश ना हो वे किस में आएंगे? सूक्ष्म में। और सेवा क्षेत्र में कौन आएगा? जिनका 10 लाख रुपए से अधिक ना हो, 10 लाख रुपए से अधिक निवेश ना किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट है लघु उद्योग। लघु उद्योग में, विनिर्माण उद्योग में कौन आएगा? 25 लाख से लेकर 25 लाख से अधिक, लेकिन 5 करोड़ से अधिक ना हो। यानी कि 25 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। वे किस में आएंगे? लघु उद्योग में आएंगे। ठीक है। मैंने आपको सूक्ष्म के बारे में बताया। सूक्ष्म उद्योग के बारे में क्या है कि सूक्ष्म उद्योग में वे लोग आएंगे जिनका निवेश 25 लाख रुपए से अधिक ना हो, वे आएंगे सूक्ष्म लघु उद्योग किसमें? विनिर्माण क्षेत्र में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज में। ठीक। और सेवा क्षेत्र में कौन आएगा? जिनका निवेश 10 लाख रुपए से अधिक ना हो, वे किस में आएंगे? सेवा उद्योग में, यानी कि सेवा क्षेत्र में। फिर उसके बाद लघु उद्योग में कौन आएगा? जिनका निवेश 25 लाख रुपए से अधिक हो, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। 25 लाख से तो ऊपर हो सकता है, लेकिन 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक। अब यही लोग सेवा क्षेत्र में, जो लघु उद्योग का सेवा क्षेत्र है, इसमें कहा गया 10 लाख से अधिक हो, लेकिन 2 करोड़ से अधिक ना हो, अब उसके बाद है मध्यम उद्योग। मध्यम में कौन आ जाएगा? मध्यम में विनिर्माण क्षेत्र में कौन आएंगे? जिनका निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 10 करोड़ से अधिक ना हो, वे किस में आएंगे? विनिर्माण क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र में कौन आएगा? 2 करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 5 करोड़ से अधिक ना हो। ये मैंने आपको एक तरह से भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री यानी कि जो मंत्रालय है, मैं उसकी वेबसाइट से ये चीज़ें कंटेंट उठाया हूँ। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की टेंशन ना हो कि हाँ सर ने डेटा कैसा दिया है। तो डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, आप डेटा पे टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो सूक्ष्म उद्योग वाले हैं, जिनका निवेश 25 लाख से अधिक ना हो, वे विनिर्माण क्षेत्र में आएंगे, सूक्ष्म वाले। और 10 लाख रुपए से अधिक ना हो, वे किस में आएंगे? सेवा क्षेत्र में आए। और लघु उद्योग क्षेत्र में कौन आएगा? जिनका निवेश 25 लाख रुपए से अधिक हो, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक हो, लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। और मध्यम उद्योग में कौन आएगा? जिनका निवेश 5 करोड़ से अधिक हो, लेकिन 10 करोड़ से अधिक ना हो। और उसके बाद सेवा क्षेत्र में कौन आएगा? जिनका निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 5 करोड़ से अधिक ना हो। क्लियर दोस्तों? अब आइए हम जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। जो एमएसएमई का यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का जो संक्षिप्त रूप में इसे क्या कहा जाता है? एमएसएमई कहा जाता है। और यह किस अधिनियम के तहत स्टार्ट किया गया था? यह उद्योग शुरू किया गया था, या इस सेक्टर की शुरुआत की गई थी अधिनियम 2006 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। किसका? एमएसएमई की। ठीक है। अब इसमें एमएसएमई के कितने प्रकार होते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए। एमएसएमई के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? एमएसएमई सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में काम करने वाले लोग होते हैं, जिनका काम क्या होता है? जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना और उसका विनिर्माण करना। मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मैन्युफैक्चरिंग का काम करना। मैन्युफैक्चरिंग, मान लो रॉ मटेरियल, इसने गेहूं खरीदा, वीट खरीदा, और गेहूं खरीदेगा। गेहूं खरीदने के पश्चात क्या करेगा?
बिस्किट बनाएगा, तो ये क्या हो गया, विनिर्माण हो गया। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से लेकर द्वितीयक क्षेत्र में आना, ये विनिर्माण में हो जाता है। ठीक, और दूसरा सेक्टर कौन सा है? दूसरा सेक्टर है इसमें सर्विस सेक्टर, जिसका काम है सहायता प्रदान करना, जिसका काम है सहायता प्रदान करना। तो एमएसएमई कितने सेक्टर हैं? 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, यानी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, इंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। दूसरा है सर्विस सेक्टर, सर्विस इंटरप्राइज। ठीक है, वैसे तो अगर हम देखा जाए तो 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग की बात की जा रही है, इसलिए इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि एमएसएमई के लाभ क्या हैं, एमएसएमई से मिलने वाले क्या क्या लाभ होते हैं। तो एमएसएमई से लाभ जो मिलता है, बैंक से बॉन्ड फ्री लोन की सुविधा। जो एमएसएमई वाले जिनका पंजीकरण हुआ होता है, जो एमएसएमई सेक्टर में आते हैं, ठीक है, वे उद्योग धंधे वाले व्यक्ति जिनका एक तरह से एमएसएमई सेक्टर में पंजीकरण हो चुका है, उनको क्या क्या लाभ मिलेगा। पहली चीज़ें हैं कि बैंक से बॉन्ड फ्री लोन की सुविधा उन्हें मिल सकती है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर छूट की सुविधा उन्हें मिल सकती है, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज पर राहत दर मिल सकती है, पेमेंट प्रोटेक्शन उन्हें मिल सकता है, टेक्नोलॉजी गुणवत्ता में बढ़ोतरी मिल सकती है, और प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधाओं की भी लाभ इन्हें मिल सकेगा। तो एमएसएमई सेक्टर में जो काम कर रहे लोग हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, तो आप भी अपना कोई सूक्ष्म या लघु या मध्यम उद्योग ओपन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आप भी इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, एमएसएमई सेक्टर के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन है? मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। दूसरा प्रकार कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ठीक, और इसमें होने वाले लाभ क्या क्या हैं, यानी कि इसमें क्या क्या लाभ मिल सकता है। पहली चीज़ें मैंने आपको बताया कि बैंक से बॉन्ड फ्री लोन की सुविधा मिल सकती है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर छूट की सुविधा मिल सकती है, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर में राहत मिल सकती है, और पेमेंट प्रोटेक्शन मिल सकता है, और टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी मिल सकती है, और प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधाएं भी मिल सकती है इन्हें। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद हम जानेंगे कि जो अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म और लघु उद्योग को क्या फायदे मिल सकते हैं सरकार की तरफ से, या इन्हें क्या प्रोटेक्शन मिल सकता है, और मध्यम उद्योग के लिए क्या सुविधाएं हैं। अभी हमने देखा कि तीनों के लिए एक साथ, लेकिन अब हम देखेंगे सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए, माइक्रो एंड मैक्रो के लिए, और उसके बाद है कौन सा, स्मॉल के लिए, और एक तरह से मीडियम के लिए अलग से क्या सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, इन दोनों की जो सुविधाएं मिलेगी, जमानत की आवश्यकता के बिना ही बैंकों से वित्तीय सहायता मिल सकेंगी। इसमें किसी प्रकार की आपको जमानत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको घर के कुछ कागजात दिखाने पड़ते हैं, लेकिन आपको ऐसी कोई कागजात नहीं दिखाना है, किसी प्रकार की कोई जमानत नहीं रखना है। ठीक है, किसी प्रकार की आपको कोई सहायता नहीं लेना, आपको सीधे बैंक जाना है और आप अपने सारे प्रोस्पेक्टर दिखाइए, सारी चीज़ें आप दिखाइए, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उसके लिए कितना खर्च आएगा, उसके लिए कितना मशीन की ज़रूरत है। ठीक है, आप सारे एक तरह से प्रोस्पेक्टर लेके जाइए और उनको बताइए कितना खर्च आएगा। वो सारे प्रोस्पेक्टर आपको देखेंगे बैंक वाले, और देखने के पश्चात आपका अप्रूव कर देंगे, और आप जिस कंपनी से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो आपको उस कंपनी में सीधा पैसा पे कर दिया जाएगा बैंकों द्वारा। ठीक है, यहाँ पर वित्तीय सहायता आसानी से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ें हैं, खरीदारों से भुगतान में देरी के खिलाफ खरीदारों से भुगतान में देरी के खिलाफ संरक्षण, और देरी से भुगतान पर ब्याज का भी अधिकार है इन्हें। ठीक है, जो एक तरह से खरीदार हैं, उनको यदि भुगतान में देरी करते हैं तो उनके खिलाफ संरक्षण भी नहीं मिलेगा, और देरी से जो भुगतान करते हैं उन पर ब्याज भी करने का अधिकार इन्हें प्राप्त है। दूसरी चीज़ें हैं कि सरकारी निविदाओं की अधिप्राप्ति में प्राथमिकता भी इन्हें मिलेगी,
और नेक्स्ट बातें जो ध्यान रखने वाली बात है, स्टाम्प शुल्क और चुंगी लाभ भी इन्हें मिल सकेगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्टाम्प शुल्क क्या है, चुंगी लाभ क्या है, आगे चलकर मैं जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें आप तक बताऊंगा। दूसरी चीज़ें हैं, बिजली के बिल में रियायत भी इन्हें मिल सकेगी। ठीक है, बिजली के बिल में इन्हें रियायत भी मिलती है। विनिर्माण के लिए आरक्षण की नीति भी इन्हें मिलती है, आरक्षण भी इन्हें मिलता है। और खरीदारों के साथ यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो परामर्श और मध्यस्थता के जरिए समयबद्ध तरीके से इसे निपटारा भी किया जा सकेगा। और आईएसओ प्रमाण पत्रों का पुनर्भुगतान भी इन्हें मिल सकता है, पुनर्भुगतान भी इन्हें मिलेगा। और नेक्स्ट बातें हैं कि मध्यम उद्योग, जो मध्यम उद्योग वाले हैं उन्हें क्या क्या एक तरह से फ़ायदाएँ मिल सकती हैं। तो इन्हें भी बिना किसी एक तरह से जमानत के, बिना किसी एक तरह से सलाह के सीधा इन्हें एक तरह से बैंक से लोन मिल सकता है। दूसरी चीज़ें हैं, सरकार की ओर से इन्हें सारी अधिप्राप्तियां मिल सकती हैं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और एक तरह से इन्हें भी आरक्षण की सुविधा है। और नेक्स्ट चीज़ें हैं, अगर खरीदारों के साथ किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका भी मध्यस्थता का काम करके एक तरह से क्या कर दिया जाएगा, इनके समस्या का निदान किया जा सकेगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं जीप लोन से मिलना, जीप लोन से यानी कि जीप लोन, सॉरी दोस्तों, जीप लोन से मिलता है एमएसएमई को 3 दिनों में, यानी 3 दिन में बिजनेस लोन। ठीक है, यह कैसे मिलता है, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के तहत इनको एक तरह से क्या मिलता है, 3 दिन में लोन मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है और किस लिए मिलता है, बेहद कम शर्तों पे। जिनका 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिजनेस है उन्हें यह लोन 3 दिनों में प्रदान किया जा सकता है। किसके द्वारा, एनबीएफसी कंपनीज द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के द्वारा। ठीक है, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो काम करते हैं, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं, वे इनको लोन सुविधा दे सकती हैं, यानी कि लोन दे सकती हैं। और किन्हें दे सकती हैं, जिनका 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिजनेस है उन्हें यह 3 दिनों में लोन मिल जाएगा। कौन सा लोन है, जिप लोन। ठीक है, उसके बाद जिप लोन से बिजनेस लोन पाने की शर्तें क्या हैं, बहुत ही कम, जिनका कहा गया है कि जिनका बिजनेस कम से कम 2 साल पुराना हो उन्हें ही मिल सकता है क्या, जिप लोन की सुविधा। और बिजनेस का जो सालाना टर्नओवर हो कम से कम 5 लाख रुपए से अधिक का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपए से 5 लाख, कम से कम 5 लाख रुपए से अधिक का होना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि पिछले साल कम से कम 1.5 लाख रुपए का इन्होंने आईटीआर फिल किया हो। इससे अधिक नहीं, इससे अधिक भी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 1.5 लाख रुपए हो या इससे अधिक की आईटीआर इन्होंने फिल किया हो, उन्हें जिप लोन की सुविधा मिल सकती है। या घर या बिजनेस की जगह में से कोई एक खुद का नाम पर होना चाहिए, चाहे घर हो या बिजनेस की जगह में कोई एक खुद के नाम पर होना चाहिए, तभी जिप लोन की सुविधा इन्हें मिल सकती है। उसके बाद आइए जानते हैं जिप लोन मिलने से क्या लेने वाले के कई फ़ायदे हैं। कौन कौन से फ़ायदे हैं, पहला फ़ायदा तो यह है कि आपको जिप लोन लेने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ऑनलाइन इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें इसमें ये भी है कि जिप बिजनेस लोन की रकम 6 महीने बाद प्री पेमेंट फ्री है। ठीक है, प्री पेमेंट जो है, पहले की जो पेमेंट 6 महीने बाद तक की, पहले की 6 महीने तक आपको किसी प्रकार का ब्याज नहीं चुकाना है। 6 महीने तक आपकी पूरी एक तरह से जो रकम आपको मिलेगी वो फ्री रहेगी। और लोन लेने की रकम 12 से लेकर 24 महीने के बीच में होगी। लोन लेने की रकम जो होगी 12 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में होगी। क्लियर। तो मैंने आपको बताया जिप लोन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा मैंने आपको बताया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जब आपको पहले 6 महीने का पेमेंट मिलेगा तो आपको 6 महीने तक किसी प्रकार का ब्याज भी नहीं चुकाना है।
और लोन लेने की जो रकम है 12 से 24 महीने के बीच में है, इसके बीच में आप कभी भी ले सकते हो। ठीक, अब आइए जानते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है या नेक्स्ट जो संदेश है वो है हमारे लिए शराब की दुकानों में बह गई लॉकडाउन की बंदिशें। आप जानते हैं कि काफ़ी लोग कल शराब की दुकान खुली, जिसके कारण कितनी भीड़ लगी थी और बिल्कुल भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैंने इस आर्टिकल को उठा लिया ताकि आपको थोड़ा से जानकारी भी मिल सके। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि अर्थव्यवस्था पर पटरी पर लाने के लिए, यह बात सही है, इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शराब की दुकान खोलना जरूरी है, लेकिन अगर कोरोना से कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो हम जितना एक तरह से सुधार कर रहे हैं वो पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। इसलिए इसमें यह भी कहा गया है कि हमें ध्यान देना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा, तभी ऐसी चीज़ें का हम एक तरह से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बातें हैं कि जो कोरोना वायरस से हमें क्या क्या एक तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा, कोरोना वायरस से हम कितना प्रभावित हो रहे हैं उसके बारे में 6 आयाम दिया गया है। पहली बातें कही गई है मंदी आ रही है। इन्होंने कहा है कि पहली बातें कहा गया है कि मंदी आ रही, भारत और चीन को छोड़कर विश्व के अन्य जो देश हैं उनमें क्या होगा, नकारात्मक देखने को मिल सकती है, लेकिन 2021 तक थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो है भारत और चीन जैसे देशों को छोड़कर बाकी देशों में कोरोना का एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की वजह से, कोरोना का बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलने की वजह से वे अर्थव्यवस्थाएं क्या हो, नकारात्मक में जा सकती हैं, यानी कि मंदी आ सकती है। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि दूसरे आयाम में कहा गया है नए घरों में जगह बना सकता है वर्क फ्रॉम होम। देखो यहाँ पर एक सुधार की बात की गई है कि हाँ ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है, जैसे कि आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब कुछ बदलेगा पूरी तरीके से, यानी कि काम करने का तरीका। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्या है कि कंपनियों में जाने के बजाय हमें घर पर भी काम मिल सकता है, जिससे कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा और कंपनी के लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं, इन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि मेट्रो, इसमें जो कोरोना वायरस से जो लॉकडाउन हुआ है, मेट्रो के लिए सबसे बेकार होगा। मेट्रो में सबसे कम जो 2013-14 से भी कम देखने को मिल रहा है लोगों की आवागमन, यानी कि एक तरह से सवारियों का। और नेक्स्ट बात ये कहा गया है कि हम पर्यटन क्षेत्र में 8 साल पीछे हो जाएंगे। पर्यटन क्षेत्र में हम कम से कम 8 साल पीछे हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो पहले पर्यटन क्षेत्र में, यानी कि एक तरह से घूमने के लिए लोग देश विदेश के लोग आते थे, जाते थे, ठीक है, अब उनका आना बहुत कम हो जाएगा, 8 साल पीछे हम चले जाएंगे। नेक्स्ट बातें इन्होंने कहा है कि हम भारतीय विमानन उद्योग 4 साल पीछे हो जाएगा। कोविड-19 की वजह से भारतीय विमानन उद्योग पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा, हम कम से कम 4 साल पीछे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सकारात्मक सोच एक चीज़ें आई है, सकारात्मक ये आई है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, जो फिल्में एक तरह से प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। उनको अभी हाल ही समय में $5 लाख की कमाई की गई है। ऑनलाइन लोगों ने सबसे ज़्यादा मूवियाँ देखी हैं। ठीक दोस्तों, तो 6 आयाम हैं जो कोविड-19 की वजह से कुछ लोगों को प्रभावित करेंगे और कुछ लोगों के लिए क्या होगा, सकारात्मक मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सकारात्मक देखो, नेगेटिव में क्या रहेगा, भारत और चीन जैसे देश क्या रहेंगे, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाएंगे। कोविड-19 की वजह से भारत और चीन संभल जाएगा। लेकिन जो अन्य देश हैं उनके लिए नकारात्मक एक तरह से देखने को मिल सकती है। उनकी जीडीपी में या उनके आर्थिक विकास में या आर्थिक वृद्धि में क्या हो सकता है, नकारात्मक देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि हाँ, यहाँ पर फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो कंपनीज हैं, जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम
होम दे सकेंगे। ठीक है, हम घर से काम करने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि उनके लिए फ़ायदा ये हो सकता है, जैसे कि कंपनी में अगर मान लो कोई काम करने जाता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो कोई कंपनी में कोई कर्मचारी काम करने जाता है, तो कंपनी क्या करेगी, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जैसे वाटर फैसिलिटी, सिक्योरिटी की बात की जाएगी। ठीक है, उसके आने जाने के कन्वेंस की पैसा उसे देना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम दे देती है, घर से काम करने के लिए दे देती है, तो कंपनी को ये सब सारी चीज़ें नहीं देना पड़ेगा, कोई भी सुविधाएं ऐसी नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही साथ कंपनी को फ़ायदा होगा काफ़ी अच्छा। और साथ ही साथ जो काम करने वाला व्यक्ति होगा घर पर, वो 1 से 2 काम भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे पूरा काम मिलेगा नहीं, सिर्फ IT सेक्टर में 6-7 घंटे काम होते हैं बस। तो उसके साथ वो डबल प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकता है। दूसरी चीज़ें हैं, हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा सकारात्मक सोच देखने को मिल सकती है। तीसरी चीज़ें जो प्रभावित करने वाली चीज़ क्या है कि मेट्रो पर सबसे ज़्यादा यानी कि बुरा असर देखने को मिल सकता है। चौथी चीज़ें है नकारात्मक क्या है, पर्यटन क्षेत्र में हम 8 साल पीछे हो सकते हैं, और विमानन यानी कि भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र भी 4 साल पीछे हो सकेगा, यानी कि उड़ान के क्षेत्र में हम 4 साल पीछे हो सकेंगे। ऑनलाइन सुविधा यानी कि यहाँ पर जो ऑनलाइन फिल्में हैं उनके लिए सकारात्मक चीज़ें देखने को मिल रही है, और उन्होंने अभी 5 लाख करोड़ रुपए यानी कि $5 लाख की भी कमाई की है। ठीक है, अब आइए जानते हैं हम कि अभी हाल ही समय में कहा गया है कि एक और एंटीबॉडी टेस्ट होगा। एंटीबॉडी टेस्ट होगा जिसमें यह पता चलेगा, इस टेस्ट से मई के लास्ट से यह टेस्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें सबसे खासियत है, सबसे खास बात यह है कि यह ये चेक करेगा क्या इसके पहले भी कोई वह व्यक्ति संक्रमित था या नहीं, या पहली बार संक्रमित हो रहा है। तो एंटीबॉडी टेस्ट शुरू होना स्टार्ट होने वाला है कब, मई के लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चीन को सभी अभी तक क्या कह रहे थे, सभी देश जितने भी हमारे अर्थशास्त्री थे और जितने भी लोग थे, सभी का मानना था कि चीन काफ़ी तेज़ी के साथ अपने आप को बढ़ा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीन भले ही अपने आप को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन अभी क्या है, इसका तमाम देशों के ऊपर या तमाम देशों से इसका भरोसा कम हो गया है, जिसके कारण चीन क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं बदल पाएगा। तो इसमें कौन फ़ायदा उठा सकता है, इसमें एक तरह से भारत को फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि आप अभी हाल ही में न्यूज़ चैनल में आप डेली देख रहे हैं कि चीन से कंपनियां उड़कर भारत में आने के लिए सोच रही हैं, जिसमें कि एक तरह से भारत के द्विपक्षीय वार्ता भी हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब आइए जानते हैं दुनिया में कोरोना से, अभी मोदी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को संबोधित किया, पहली बार किया, कैसे किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अभी आपने देखा कि हंदवाड़ा में, कश्मीर में हमारे कई जवान एक तरह से शहीद हो गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने एक तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन में इस बात की भी चर्चा की है कि जहां एक तरफ पूरा विश्व परेशान है कोविड-19 जैसे महामारी से निपटने के लिए, यानी कि उसको हराने के लिए, वहीं पाकिस्तान एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और एक तरह से असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। ठीक है, इसी बात की इन्होंने चर्चा की है। किसमें की है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में। अभी कब हुआ था, कल ही हुआ था, यानी कि सोमवार को हुआ था। सोमवार की कॉन्फ्रेंसिंग, सॉरी आज ही हुआ था, हाँ सोमवार, हाँ कल, ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉर, हाँ कल यानी कि सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तरह से इस बात की संदेश दिया है, या मोदी जी ने संदेश दिए हैं, और जितने भी गुट निरपेक्ष के आंदोलन के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको इन्होंने बताने की प्रयास किया है। इन्होंने ये भी बताया है, मोदी जी ने या प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया है, हमारा जो महामारी के बाद हम चाहते हैं, यानी कि महामारी में एक तरह से, इस महामारी में एक तरह से हम क्या चाहते हैं, न्यायपूर्ण चाहते हैं, समानतापूर्ण चाहते हैं, मानवता पर आधारित हो, वैश्वीकरण की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी हमें न्यायपूर्ण, समानता की बात हम करते हैं, मानवतावाद की बात हम करते हैं, वैश्वीकरण की हम बात करते हैं, लेकिन यहीं पर
यहीं पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है और एक तरह से दूसरे देशों को, जो एक कोविड-19 की वजह से परेशान सभी देश हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान खुद परेशान है, फिर भी पाकिस्तान इन चीज़ों से बाज नहीं आ रहा है। मोदी जी ने यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये सारी बातें इन्होंने कहा। अब आइए जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष के अभी जो अध्यक्ष कौन है। अभी के अध्यक्ष यहाँ वर्तमान में इनके अध्यक्ष अजरबैजान के राष्ट्रपिता हैं इल्हान अलीवेव, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ पर मोदी जी ने यह भी कहा है कि भारत ने दुनिया के 120 देशों से अधिक 120 देशों से अधिक देशों को दवाइयाँ भेजे हैं। विश्व में आज भारत को मददगार देश के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, मोदी जी ने यह कहा है। और दूसरी चीज़ ये भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने यह दिखाया कि एक वास्तविक जन आंदोलन बनाने की लोकतंत्र, अनुशासन और निर्णायकता को एक साथ कैसे हम एक साथ खड़े हो सकते हैं। हम कोविड-19 के खिलाफ एक साथ खड़े हैं और इस विषय पर इस सम्मेलन और गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, और इसको एक तरह से हम सभी लोग मिलकर, यानी कि पूरा विश्व एक साथ जुड़कर इस महामारी का सामना, यानी कि इसको हम हरा सकते हैं और इससे हम निपटने में सक्षम हो सकेंगे जब हम एक साथ खड़े होंगे तब। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आप देख सकते हो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं श्री जवाहरलाल नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और देश के अन्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी यहाँ इनके साथ खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक उन देशों का समूह है जो औपचारिक रूप से, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि औपचारिक रूप से किसी सैन्य शक्ति के गुट के पास या खिलाफ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये कहता है कि हम औपचारिक रूप से किसी भी देश के खिलाफ और एक गुटबंदी नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अब मान लो हमें चीन को हराना, चीन के ऊपर एक तरह से दबाव डालना, चीन के ऊपर एक तरह से हमला करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, भारत, अमेरिका, ठीक है, जापान या और भी जो इजराइल, जितने भी ये सारे देश एक शक्ति बना लें और एक गुट बना लें। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी सैन्य शक्ति के खिलाफ हम कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। एक कौन कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात की चर्चा की है, इस बात को बताया है कि हम किसी भी देश के खिलाफ, उनके शक्ति के खिलाफ या उनके शक्ति के खिलाफ हम कभी भी ऐसा गठबंधन नहीं करेंगे, ये हमारा एक तरह से दावा है। दूसरी चीज़ें इन्होंने ये भी कहा है कि हम क्या करेंगे, विश्व में राजनीति स्वतंत्र का मार्गदर्शन को कोशिश करेंगे, यानी कि एक अच्छी राजनीति हो, ना कि किसी प्रकार के किसी देश के आंतरिक और बाह्य रूप से उस पर हस्तक्षेप कर सकें। अब इसमें जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल कितने सदस्य राष्ट्र हैं, 120 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है जाकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में, और इसके मैंने अभी वर्तमान के अध्यक्ष के बारे में आपको मैंने बता दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, उनका नेम क्या है, मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। कहाँ के राष्ट्रपति हैं, यहाँ अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं इल्हान अलीव इसके अध्यक्ष हैं। किसके, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है, अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू, इसके अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं, एक तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, जिनका नेम है इल्हान अलीव नाम, ठीक है, सॉरी, इल्हान अलीएव, ठीक, इनका नेम है। दूसरी चीज़ें मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के
आधार पर इन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया है। पंचशील सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है कि हम पंचशील यानी कि 5 सिद्धांत पर हम काम करेंगे। 5 सिद्धांत हमारा कर्तव्य है। पहली चीज़ें हमारा ये है कि हम किसी दूसरे देश के एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को पारस्परिक सम्मान करेंगे। इन्होंने कहा है कि हम सभी देश को, जितने भी देश हैं उनके क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए हम सम्मान करेंगे। दूसरी चीज़ें इन्होंने ये भी कहा है कि गैर आक्रामकता के साथ हम क्या करेंगे, किसी देश के साथ हम एक तरह से आक्रामक जैसे व्यवहार नहीं करेंगे, हमें एक तरह से भाईचारे में रहना है। दूसरी चीज़ें इन्होंने ये भी कहा है, तीसरा सिद्धांत इन्होंने कहा है घरेलू मामलों में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम कोई भी किसी के, जैसे कि अभी भारत में क्या है, भारत में क्या था कि कश्मीर का मुद्दा काफ़ी उठा था, जिसके कारण पंचशील सिद्धांत यहाँ पर एक तरह से काम भी किया है, क्योंकि अन्य देशों ने कोई भी हस्तक्षेप हमारे इंटरनल मामले में नहीं किया है। ठीक है, वैसे तो एक तरह से जो वैश्विक राजनीति है उतना तो होती ही है, लेकिन पूरी तरीके से कोई खुलकर सामने नहीं आया है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से सभी कर रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमारे घरेलू मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये पंचशील सिद्धांत का ही एक परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। चौथा सिद्धांत कहता है हम समानता और पारस्परिक लाभ पर काम करेंगे। ये कह रहे हैं, चौथा सिद्धांत में कहा गया है हम समानता और पारस्परिक लाभ पर काम करेंगे। और लास्ट जो संदेश है, लास्ट जो सिद्धांत है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो लास्ट संदेश क्या है, लास्ट सिद्धांत क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो पंचशील सिद्धांत उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के आधार पर पंचशील सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा गया था, नेहरू जी ने। कहाँ पर, चीन और भारतीय संबंध, नेहरू चीन और भारतीय संबंधों में एक तरह से, जब भारत और चीन के साथ एक तरह से संबंध एक तरह से अच्छे हुए थे, तब इन्होंने पंचशील सिद्धांत पर बात की थी। किसने किया था, नेहरू जी ने। किस पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के आधार पर। इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे, यानी कि किसी प्रकार का हम एक तरह से दूसरों के आंतरिक और क्षेत्रीय हस्तक्षेप नहीं करेंगे इंटरनल मामलों में। और एक तरह से इंटरनल मामलों में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हमारा जो व्यवहार होगा वो गैर आक्रामक होगा, यानी कि हम एक तरह से भाईचारे की भावना से रहेंगे, और घरेलू मामले में भी हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ें ये भी कहा गया है, इन्होंने क्या कहा कि हम समानता और पारस्परिक लाभ पर काम करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन, और आज के करंट अफेयर्स की चर्चा हो गई। अब जो लोग भी इस चैनल पर जुड़ चुके हैं या जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर एक तरह से सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब शेयर हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।